हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारी पॉलिटी की क्लास में। दोस्तों, इन क्लासेस के माध्यम से हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 यानी MPPSC 2025 की प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और पूरे तरीके से डेडिकेटेड मैनर में समर्पित तरीके से MPPSC 2025 प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग लगातार हमारे ब्राह्मी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। हम लोग पूरी टीम जो है आपके लिए समर्पित है ब्राह्मी एकेडमी की और लगातार आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रही है पूरे दमखम और पूरे जोश के साथ। तो आप में भी यही जोश और यही नियमितता और निरंतरता बनी रहनी चाहिए। लगातार आप जुड़े रहिए। इन क्लासेस के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस MPPSC 2025 की प्रीलिम्स का कंप्लीट करवाया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो अपनी आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़ना शुरू किया था। फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको बताया था कि भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के अनुच्छेद हमको पढ़ने होते हैं। उसमें से अनुच्छेद 12 और 13 यानी कि जो शुरुआती जो अनुच्छेद है उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी और उसके बारे में पढ़ा था। अनुच्छेद 12 जो है, अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं तो मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा बताता है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू पार्ट 3। और अनुच्छेद 13 जो है वो विधि के मामले में बात करता है। साथ ही साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट को वो जुडिशियल रिव्यू की पावर भी देता है। उसके चारों खंड हमने बहुत डिटेल में जान लिए थे। अब जो है हमारे मूल अधिकार शुरू होते हैं, क्योंकि 12 और 13 में तो मूल अधिकार प्रत्यक्ष रूप से कोई दिए हुए नहीं है, उसमें उनके संदर्भ में दो चीजों की बात की हुई है। अब हम मूल अधिकारों को शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं बेसिकली और अनुच्छेद 32 तक चलते हैं और उनको 6 खंडों में विभक्त किया गया है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संस्कृति शिक्षा का अधिकार है, उसके अलावा आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये हमने 6 भागों में बांटा था उसको। अब हम उनको एक एक करके विधिवत पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक का जो हमारा खंड है, जिसको हम राइट टू इक्वालिटी यानी समता के अधिकार के नाम से जानते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 12 और 13 हम लोगों ने पढ़ लिया था डिटेल में। उससे हमने कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए थे जो पिछले सालों में आए हैं। उसी आधार पर आपको उसको तैयार करना है टोटलिटी में। फैक्चुअल चीजें भी अपने को पता होना चाहिए और साथ ही साथ जो हमारा कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अब हम आते हैं समता के अधिकार पे, राइट टू इक्वालिटी। अगर हम समता के अधिकार की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर हम इसके बारे में एक कंसेप्ट समझे कि सभी नागरिकों को या सभी लोगों को, देश में रहने वाले लोगों को बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए, ये बहुत ही जरूरी और अनिवार्य वस्तु है, अनिवार्य चीज है। क्योंकि इसी के आधार पर भेदभाव से मुक्ति होगी, इसी के आधार पर विभेद खत्म होगा, इसी के आधार पर लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, वो अपना विकास कर पाएंगे। और जब इंडिविजुअल अपना विकास करेगा तो अल्टीमेटली समाज का और राष्ट्र का विकास होगा, उसका निर्माण होगा। तो राष्ट्र के निर्माण के लिए, व्यक्तियों के विकास के लिए एक समतामूलक समाज बनाना बेहद आवश्यक है। और इसी बात को सुनिश्चित करता है हमारा समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, संविधान निर्माताओं ने बहुत ही शानदार तरीके से इस अधिकार की, जो हम कहना चाहिए कि इस अधिकार की उपलब्धि लोगों के लिए करवाई है। तो एक एक करके इसको समझते हैं। पहली बात है कि इसमें 5 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18, 14, 15, 16, 17 और 18, 5 अनुच्छेद जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो ये समानता के आदर्श को एक मूल आदर्श बताता है। मतलब जो मूल सिद्धांत है समानता का, कि समानता का मतलब क्या होता है। समानता का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है, क्योंकि समानता का मतलब हम कई बार ये समझ लेते हैं कि भाई सभी के लिए समान कानून बन जाए, ये समानता है, सभी को बराबर के अधिकार मिल जाए, ये समानता है। लेकिन नहीं, ये इसको एक लेवल और डीप में लेके जाता है। तो हम जो है अनुच्छेद 14 में समानता का एक मौलिक आदर्श प्रस्तुत किया गया है कि समानता का मूलभूत मतलब क्या है। और फिर 15 से लेकर के 18 तक उसी
आदर्श को, उसी अधिकार को अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया गया है। 15 में वो एक खास तरह से उसको लागू करता है खास क्षेत्र में, 16 में एक खास तरह से एक खास क्षेत्र में, 17 में और 18 में। तो 14 में मूल आदर्श है समानता का, और 15 से लेकर 18 तक उसी आदर्श को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अलग अलग तरीकों से लागू करने की बात की गई है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो वो क्या बोलता है, और फिर 15 से 18 तक कैसे उसको क्रियान्वित करता है। अनुच्छेद 14 का अगर मैं मूल पाठ पढ़ूं पहले कि इसमें दिया क्या है, और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसका जो ओरिजिनल पार्ट है, जो मूल पार्ट है, वो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा राज्य के द्वारा। ठीक है, सीधे सीधे यहां पे लिखा हुआ है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। अगर आपने केवल इतना ही एक पॉइंट पढ़ लिया, अब इसमें कई सारे शब्द हैं, इनको हम समझेंगे तो हमें समानता का मूल आदर्श समझ में आएगा, मूल अर्थ समझ में आएगा, और यह अधिकार किस तरह से दिया गया है वो भी हमें समझ में आएगा। इसमें देखिए कई सारे शब्द आए हैं। विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, पहला तो ये एक फ्रेज आया। दूसरा फ्रेज आया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी विधियों का समान संरक्षण। तीसरा शब्द आया है कि पर्सन, किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, किसके द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये चारों चीजों को हम एक एक करके समझते हैं। पहला आया है स्टेट के द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, दूसरा व्यक्तियों की बात की गई है, पर्सन्स की बात की गई है, और दो फ्रेज बताए गए हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब इसको हम टोटलिटी में समझते हैं कि ये परिभाषा या जो मूल पाठ है, इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। पहली बात तो यह है कि ये समानता का मूल आदर्श है, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि ये प्रावधान जो है सभी व्यक्तियों को अधिकार देता है। यहां पर व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है, पर्सन शब्द लिखा हुआ है, नागरिक शब्द नहीं लिखा हुआ, यानी कि सिटीजन नहीं लिखा हुआ है। मैंने आपको शुरुआत में जब मौलिक अधिकारों के बारे में बेसिक बातें बताई थी, तब बताया था कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों को मिलते हैं, यानी कि वो सिटीजन हो चाहे न भी हो, जबकि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, हर व्यक्ति को नहीं मिलते, विदेशियों को नहीं मिलते हैं, नागरिक होना जरूरी है। तो हमारे पास जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं केवल, और कुछ ऐसे हैं जो व्यक्तियों के लिए यानी जो नागरिक नहीं है उनको भी मिल सकते हैं, उनको भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये जो हमारा अनुच्छेद 14 है, इसके बारे में पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये व्यक्तियों की बात करता है, जिसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों तरह के लोग शामिल हो सकते हैं, यानी कि सिटीजन्स भी हो सकते हैं, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ लीगल पर्सन जिनको विधिक व्यक्ति बोलते हैं। विधिक व्यक्ति का मतलब होता है कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, कोई सोसाइटी है, रजिस्टर्ड है, वो जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड सोसाइटीज, कंपनीज वगैरह, कॉरपोरेशन है, इनको लीगल पर्सन की कैटेगरी में डाला जाता है, इनको विधिक व्यक्ति बोलते हैं। तो इनको भी अधिकार प्राप्त है ये वाला। तो ये पर्सन्स को मिलता है, जिसमें सिटीजन, नॉन सिटीजन यानी कि फॉरेनर, और लीगल पर्सन्स यानी कंपनी, कॉरपोरेशन वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है कि ये जो है ये राज्य की बात कर रहा है, स्टेट की, प्राइवेट व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा है, राज्य की बात कर रहा है। मतलब राज्य के द्वारा यानी कि स्टेट के द्वारा, जो हमने आर्टिकल 12 में स्टेट का परिभाषा देखा है, उसके द्वारा यह अधिकार आपको दिया जाएगा या कम से कम छीना नहीं जाएगा। इसकी अभिव्यक्ति नकारात्मक है, नकारात्मक मतलब नेगेटिव है। यहां पर नेगेटिव का वो मतलब नहीं है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में समझते हैं कि नकारात्मक मतलब कोई चीज बुरी है तो नकारात्मक। यहां नकारात्मक का मतलब होता है अधिकार देने का जो तरीका है। दो तरीके से अधिकार दिए जाते हैं, एक इस रूप में बोला जाता है कि भाई आपको इस चीज से वंचित नहीं किया जाएगा, और एक इस तरह से बोला जाता है कि आपको ये चीज दी जाएगी। तो दो तरीके हैं बोलने के, नकारात्मक और सकारात्मक। वहां इसका मतलब वो नहीं है कि बुरे या अच्छे से है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई अधिकार दिया जा रहा है कि भाई आपको यह अधिकार होगा कि आप जो है अपने घर में मान लीजिए कि या अपनी मर्जी से जो खाना चाहे खा सकते हैं, है ना। अगर आपका मन हो रहा है कुछ खाने को तो आप खा सकते हैं, ये अधिकार है। एक तरीका ये हो गया। या मैंने ये बोल दिया कि भाई आपको कुछ भी खाने से रोका नहीं जाएगा, तो मतलब तो वही है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। या तो आपको ये कह दिया जाए कि आपको कुछ भी खाने से रोका नहीं जाएगा, या आपको कुछ भी खाने दिया जाएगा। तो यह अभिव्यक्ति के तरीके हैं, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको नकारात्मक अभिव्यक्ति बोल देते हैं। लेकिन
नकारात्मक का अर्थ यहाँ पर ये है। ठीक है, अब हम जो है तो ये राज्य के द्वारा बात कर रहा है। तीसरी बात इसमें जो की गई है वो है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये जो दो फ्रेज है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से ये जो पहला फ्रेज है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये लिया गया है, मतलब बेसिकली इंस्पायर्ड है ब्रिटेन के सिस्टम से, है ना, ब्रिटिश सिस्टम से। और जो दूसरा है विधियों का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, वहां पर भी इसकी बात की गई है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इसकी बात करते हैं। ये जरूर याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि विधियों का समान संरक्षण किस देश की व्यवस्था से इंस्पायर्ड है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज या विधियों का समान संरक्षण अगर बोले तो ये अमेरिकी सिस्टम या अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, वहां पर भी ये व्यवस्था लागू है वहां के संविधान में। और यदि बोला जाए इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समता, तो ये याद रखिए कि ये ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया है, ब्रिटेन के सिस्टम से लिया गया है, दोनों हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ही एक्सप्रेशंस, ये दोनों ही जो अभिव्यक्तियां हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चार्टर है, ह्यूमन राइट्स चार्टर जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये शामिल की गई है, दोनों अभिव्यक्तियां उसमें भी है। उसका अनुच्छेद 7 है जिसमें यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है उसमें भी ये अभिव्यक्ति शामिल की गई है, दोनों उसमें शामिल है क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है व्यक्तियों के लिए, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। अब इनको समझते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। देखिए, समानता का सबसे बेसिक मतलब ही ये होता है, अगर हम पहली बात करें वो है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। विधि का मतलब यहां पर देश की कानून व्यवस्था से आप मान लो, संविधान से मान लो, है ना। विधि या विधि का मतलब आप कानून व्यवस्था, संविधान, इससे मान सकते हो। ये विचार जो है इंग्लैंड में, जैसे मैंने कहा कि ब्रिटेन के सिस्टम से इंस्पायर्ड है, इंग्लैंड के सिस्टम से इंस्पायर्ड है। वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे जिनका नाम था प्रोफेसर डाइसी। प्रोफेसर डाइसी, ये प्रोफेसर डाइसी जो है ब्रिटेन में लॉ के क्षेत्र में इनका काफी नाम है, दुनिया में भी नाम है। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था प्रोफेसर डाइसी ने जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन। उसमें इन्होंने 2-3 बातें की थी प्रोफेसर डाइसी ने, ठीक है, उससे ये कंसेप्ट उठाया गया था या उठाया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जो रूल ऑफ लॉ की बात प्रोफेसर डाइसी ने कही थी, इसमें इन्होंने 2-3 बहुत मूलभूत बातें कही थी। जैसे इन्होंने ये कहा था कि भाई सभी व्यक्ति जो है वो कानून की नजर में समान होने चाहिए, है ना, कि मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। भाई आप कितने भी, मतलब कितना आपके पास कितना पैसा है, आप अमीर हो, गरीब हो, आप सामाजिक प्रतिष्ठा में ऊपर हो, नीचे हो, है ना, या आपके मतलब जो भी आपकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको कानून की दृष्टि में हर नागरिक जो है वो बराबर होना चाहिए, हर व्यक्ति बराबर होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया तो सबके लिए बराबर सजा होनी चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी, अगर कोई अमीर व्यक्ति है उसको ज्यादा सजा मिल जाए, जो गरीब है उसको कम सजा मिले, और उसको कम ज्यादा सजा मिल जाए या अमीर को कम सजा मिले, ऐसे। तो मतलब एक तरीके से आपके आर्थिक, सामाजिक या किसी भी तरह के राजनीतिक परिस्थिति या स्टेटस से इतर सभी व्यक्ति कानून की नजर में बराबर होने चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, ये तमाम चीजों के आधार पे। तो ये रूल ऑफ लॉ में 2-3 चीजें प्रोफेसर डाइसी ने बताई थी। एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा उन्होंने बताया था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब होता है कि सबसे ऊपर जो है वो कानून को होना चाहिए, किसी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति कानून के अधीन होने चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। इस तरीके से 2-3 बातें इनके रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत थी। यहां से ये कंसेप्ट पहले ब्रिटेन के सिस्टम में आया और फिर वहां से जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो क्योंकि बहुत ही अच्छा विचार है, एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि अपनाने योग्य, स्वीकार करने योग्य विचार है, इसलिए इसको अपनाया गया। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। पहला मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्टेटस उसका कुछ भी हो, वो अमीर हो, गरीब हो,
ऊंचा हो नीचा हो, वैसे तो कोई व्यक्ति ऊंचे नीचे नहीं होता, लेकिन समाज इसको बनाया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं हर व्यक्ति बराबर ही होता है। तो किसी भी तरह का हो उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, लेकिन वो कानून की दृष्टि में बराबर होगा। मतलब किसी व्यक्ति को इस आधार पे कोई विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे कि उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, या किसी व्यक्ति से विशेषाधिकार या अधिकार छीने नहीं जाएंगे, है ना। तो ये इस सिस्टम को बोलते हैं इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि किसी व्यक्ति को ना तो विशेषाधिकार दिए जाएंगे, ना किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं, ना किसी से छीने जा सकते हैं, ना किसी को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, ना किसी को कम अधिकार मिलेंगे। सभी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए और कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति बराबर होना चाहिए। इसको बोलते हैं इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो विधि के समक्ष समता का यही अर्थ हम मानते हैं कि कुछ व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते, या कुछ व्यक्तियों से अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिकार छीने भी नहीं जा सकते। सेम बात है, इसको बोलते हैं इक्वेलिटी बिफोर लॉ। और सभी व्यक्ति जो है कानून की दृष्टि में बराबर है और उसके अधीन है, कानून के अधीन है। सबसे ऊपर लॉ है, हर व्यक्ति उसके अधीन आता है। अब इसके बाद अगला जो है कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो अब जो है हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन जो इसमें दिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की क्या मतलब होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि समानता का केवल यह अर्थ नहीं है कि सभी व्यक्तियों के लिए सभी कानून समान बना दिए जाएं। अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली कई बार जो है परेशानी पैदा हो सकती है, खास तौर पे ऐसे समाजों में या ऐसे देशों में जहां पर लोगों की परिस्थिति समान नहीं है ना। जैसे अगर हम मान ले कि भाई इक्वेलिटी बिफोर लॉ है और सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून बना दिए, तो ये भी एक्चुअली पूरे तरीके से सही नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि एक समाज है, समाज में कई तरह के वर्ग है और हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग है। अगर आपने एक जैसा कानून बना दिया तो अल्टीमेटली ये असमानता पैदा करेगा, समानता पैदा नहीं करेगा। इसीलिए ये दूसरा कंसेप्ट जो है पहले वाले के साथ जोड़ के पढ़ा जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बात समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम देते हैं, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, सभी ने दिया है। उसमें मान लीजिए कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, कोई परीक्षार्थी ऐसा है जो दृष्टि बाधित है, देख नहीं सकता मान लीजिए, तो उसके लिए ये व्यवस्था की जाती है कि वो बोलता जाए और कोई दूसरा उसका साथी, कोई भी दोस्त हो सकता है, कोई एक असिस्टेंस उसको दे दिया जाता है और वो उसके बोले हुए पे फिर आंसर लिख देता है। ये व्यवस्था चलती है कई यूनिवर्सिटीज में। अब अगर कोई नॉर्मल कैंडिडेट को एग्जाम लिखने के लिए 3 घंटे मिलते हैं तो उसको 3.5 घंटे मिलते हैं या 40 मिनट ऊपर मिलते हैं, ठीक है। जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है उसको 40 मिनट ऊपर मिलते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये तो भाई समानता के नियम के विरुद्ध हो गया कि बाकी कैंडिडेट्स जो है उनको 3 घंटे मिल रहे हैं और इसको जो है 3.5 या 4 घंटे मिल रहे हैं, तो जब विधि की नजर में सभी समान है तो सबको या तो 3-3 घंटे मिलने चाहिए या सभी को 3.5-3 घंटे मिलने चाहिए। ये तो उल्लंघन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इक्वेलिटी बिफोर लॉ के साथ साथ हमको एक और फ्रेज जोड़ के पढ़ना पड़ता है, वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जिसका मतलब ये है कि कानून की नजर में तो सब बराबर है, लेकिन उन कानूनों के जरिए जो अधिकार मिल रहे हैं उन तक सबकी पहुंच बराबर हो, ये ज्यादा जरूरी है। उन कानूनों को सब लोग अटेन कर पाए, सभी को उसका लाभ बराबर मिले, क्योंकि अल्टीमेटली तो एंड रिजल्ट मैटर करता है ना। सबके लिए एक जैसे कानून बना दिए, लेकिन मान लीजिए कि वो व्यक्ति ही, उनकी परिस्थिति ही अलग अलग है, तो फिर सभी को उसका बराबर लाभ नहीं मिल पाएगा और अल्टीमेटली वो इक्वेलिटी नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो इनइक्वेलिटी और इनजस्टिस प्रोड्यूस करेगा। वो अल्टीमेटली असमानता, गैर बराबरी और अन्याय पैदा करेगा। इसीलिए ये दूसरा फ्रेज भी उसके साथ मिला के पढ़ा जाता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कि अगर मान लीजिए कि दो लोगों की परिस्थितियां अलग अलग है तो इनके लिए एकदम समान कानून नहीं बनाए जाएंगे, नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित है तो उसको एक्स्ट्रा समय दिया जा सकता है। इसी आधार पे अफर्मेटिव एक्शन हमारे संविधान में लिया गया है, इसी के आधार पे रिजर्वेशन मिलता है, इसी के आधार पे और तमाम तरह के जो युक्त क्लासिफिकेशन किए जाते हैं वो सब इसी के आधार पे होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर मान लीजिए कि एक रेस हो रही है, उसमें सभी लोग जो है अच्छे से मतलब चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके जो मतलब पैर से किसी तरह से मान लीजिए कि विक्षम है, विशेष रूप से सक्षम है, और उसके लिए भी वही टाइमलाइन तय की गई, तो वो अल्टीमेटली जो है उसके साथ फिर गलत हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि समान व्यक्तियों पर आप समान कानून लागू करो, ओके,
ऐसे व्यक्ति जिनकी परिस्थितियां समान हैं उनके लिए समान कानून लागू करना चाहिए। जैसे आपको कोई परेशानी नहीं है देखने में लिखने में, मुझे भी नहीं है, तो उनको 3-3 घंटे ही मिलना चाहिए। समान व्यक्तियों पे समान कानून लागू होगा। अगर इनके मामले में अलग अलग लागू कर दिया कि एक व्यक्ति को 3 घंटे मिल रहे हैं, एक को 4 घंटे मिल रहे हैं, जबकि दोनों बराबर देख पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, अगर एक व्यक्ति दृष्टिबाधित है तो उसको एक्स्ट्रा समय मिल दिया जाना चाहिए, वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए जो 2 लोग हैं उनकी परिस्थितियों में असमानता है तो उनके लिए फिर अलग कानून बन सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, जो हम उदाहरण के माध्यम से समझे उसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति तक कानून की पहुंच बराबर होनी चाहिए। यानी कि कानून का जो लाभ है, उसका जो अधिकार कानून दे रहा है, उसकी पहुंच उस व्यक्ति तक होनी चाहिए। और वो तभी होगा जब असमान व्यक्तियों पर अलग अलग तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाए। 2 लोगों की परिस्थिति अगर भिन्न है तो इंप्लीमेंटेशन का तरीका, कानून के इंप्लीमेंटेशन के तरीके में इनइक्वालिटी या थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उसको समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यदि 2 व्यक्तियों की परिस्थिति में अंतराल है तो उनके लिए अलग कानून बनाए जा सकते हैं। बस इसमें यह है कि आप उसको जो विभाजन का आधार बना रहे हैं, जिस तरीके से अधिकार दिया जा रहा है या जिस आधार पे कैटेगराइज किया जा रहा है, वो रैंडम नहीं होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक काम करना चाहिए। वो अभी हम आगे रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे। वही बात जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है कि यदि समान स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए भी असमान कानून बनाए तो ये भी गलत होगा। जैसे मान लो दोनों ही लोग ठीक है, किसी को मतलब दोनों ही लोगों की परिस्थिति समान है, एक को आपने ज्यादा अधिकार दे दिए, एक को कम, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर परिस्थिति अलग है तो अलग तरह से अधिकार या कानून बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो दूसरा वाला हमारा जो एक्सप्रेशन है, बेसिकली विधियों का समान संरक्षण, ये एक तरीके से पॉजिटिव है, ये सकारात्मक अभिव्यक्ति, वही जो मैंने आपको सकारात्मक अभिव्यक्ति बताई थी अभी, वही वाला, ठीक है ना। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है वो एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखिए, ये जो जितनी चीजें हमने पढ़ी, इसको मैं 5 मिनट में मतलब 2 मिनट में समअप करता हूं कि ये जितनी चीजें हमने पढ़ी इसका मतलब क्या निकला। इसमें समानता का मूल आदर्श बताया गया है कि समानता का दरअसल अर्थ क्या है। समानता का अर्थ केवल ये नहीं है कि सभी के लिए बराबर कानून बना दिए जाए, सभी को बराबर अधिकार दे दिए जाए, इसका मतलब ये नहीं है, ये तो है ही। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर 2 व्यक्तियों की परिस्थिति में अंतर है तो उनके लिए अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं, उसको समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, है ना। जहां तक समान व्यक्तियों की बात है, उन पर समान कानून लगने चाहिए अगर उनकी परिस्थितियां समान है तो, लेकिन यदि परिस्थितियां भिन्न है तो अलग कानून बन सकते हैं। ये हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। इनको हम टेक्निकली 2 फ्रेजेस में पढ़ लेते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। और यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है और राज्य के ऊपर इसका वो दिया हुआ है कि राज्य जो है दोनों चीजों से किसी को वंचित नहीं करेगा, यानी राज्य जो है इस आधार पर विभेद नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर समझी। अब देखिए, यहाँ पर जब हम कहते अलग अलग कानून बनाते हैं तो वो रैंडम नहीं होना चाहिए, उसके पीछे एक लॉजिक काम करना चाहिए, एक रैशनल काम करना चाहिए, एक तर्क काम करना चाहिए, जिसको आप उचित ठहरा सको, रीजनेबल ठहरा सको। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर जैसे अगर कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित है, उसको आप आधा घंटा एक्स्ट्रा दे रहे हो तो ये रीजनेबल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित नहीं है फिर भी उसको आधा घंटा अलग दे रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है उसके साथ, फिर भी अगर उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो आप इसको रीजनेबली प्रूफ नहीं कर पाओगे। इसको बोलते हैं युक्ति युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत, ठीक है ना, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। कि आप जो कानूनों में भिन्नता ला रहे हैं उसके आधार जो आप ले रहे हैं, जिस तरह से आप आधार लेकर के भिन्न कानून बना रहे हैं, आप उसको प्रूफ कर पाए लॉजिकली कि हाँ ये इस आधार पे हम इसको किए। जैसे रिजर्वेशन दिया जाता है, अब रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है भाई? कोई वर्ग ऐसा है, कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा है जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आजकल आर्थिक आधार पे भी मिलता है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है बाकियों की तुलना में, तो उसको आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो व्यक्ति ऑलरेडी बहुत ऊपर है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से संपन्न है, कल को उसके लिए कोई रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दे
तो ये रीजनेबल नहीं माना जाएगा, है ना। तो ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं भिन्न भिन्न कानून बनाने के लिए, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए, अलग अलग परिस्थिति वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून बनाने के लिए जो ग्राउंड लेते हैं, इट शुड बी रीजनेबल, उसको आप जस्टिफाई कर सको, ऐसा ग्राउंड होना चाहिए, वो मनमाना और आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। तो ये बात इसमें है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 14 का हमने एक पूरा होलिस्टिक आइडिया ले लिया कि आर्टिकल 14 दरअसल समानता के आदर्श का मतलब क्या है ये बताता है, और बहुत डीप में बताता है, बहुत अच्छे तरीके से बताता है कि केवल समान कानून बनाना ही नहीं, व्यक्तियों की उस तक बराबर पहुंच होना, सबका उसको बराबर लाभ मिल सके, उसको भी देखना पड़ता है, तभी हम दरअसल समानता स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आकर के हमारा आर्टिकल जो है 14 खत्म हो गया। लेकिन साथ ही साथ क्या है, जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 14 जो है, समानता का ये मतलब नहीं होता है कि सभी के लिए बराबर कानून हो, कहीं अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो कुछ व्यक्तियों के लिए अलग से उनको प्रिविलेज दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ समानता के अधिकार के अपवाद भी है, अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति या ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको इस अधिकार से बाहर रखा जा सकता है, और वो रीजनेबल ग्राउंड पे रखा गया है, मनमाने आधार पे नहीं है, रीजनेबल ग्राउंड पे ही रखा गया है। तो कई बार पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है कि भाई समता के अधिकार के क्या क्या अपवाद हैं, तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कौन लोग जो है इसके एक्सेप्शन में आते हैं। जैसे पहला जो है, इसमें हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 361, आर्टिकल 361। इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को और राज्यों के राज्यपालों को कुछ इम्यूनिटीज प्रोवाइड की गई है, कुछ उन्मुक्तियां दी गई है। जैसे भारत के राष्ट्रपति को उसके पद पे रहने के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, है ना। उसको सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों से भी कुछ उन्मुक्तियां दी गई हैं कि मान लीजिए कि अगर मान लो वो राष्ट्रपति है तो सिविल और आपराधिक कार्यवाहियां उसके खिलाफ चलती नहीं है ना, उसको किसी भी कोर्ट में इसके लिए पेश नहीं किया जा सकता। फिर पद पे रहने के दौरान उसने जो भी निर्णय लिए हैं पद संबंधी, कार्य संबंधी, उसके लिए भी वो किसी कोर्ट में जिम्मेदार, मतलब उसको समन नहीं किया जा सकता, जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो ये कुछ उन्मुक्तियां हैं जो राज्यों के राष्ट्रपतियों, मतलब राज्यों के राज्यपालों और भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। अब इस आधार पर कोई ये नहीं कह सकता कि भाई सभी लोगों पे जब गिरफ्तार हो सकते हैं, सबको तो गिरफ्तार किया ही जा सकता है, फिर राष्ट्रपति को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, राज्यपाल को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, या अगर सभी व्यक्तियों पे सिविल और आपराधिक कार्यवाहियां चल सकती हैं तो राष्ट्रपति पे क्यों नहीं चल सकती, है ना। तो इन पे नहीं चल सकती, ये अपवाद है। जब तक वो पद पर बने हुए हैं तब तक उनको गिरफ्तारी नहीं कर सकते, उन पर कोई सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो, मतलब देखो सिविल और आपराधिक कार्यवाहियों में हम इसको राष्ट्रपति में और राज्यपाल में डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ आ रहा है तो हल्का सा मैं बता देता हूँ कि आपराधिक कार्यवाही तो ना शुरू की जा सकती है ना कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन सिविल कार्यवाही का ये है कि ये शुरू नहीं की जा सकती, लेकिन अगर पहले से चल रही है तो वो कंटिन्यू रह सकती है। तो इसमें एक बहुत हल्का सा डिफरेंस है दोनों में। आपराधिक कार्यवाही मतलब जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है, वो तो अगर राष्ट्रपति पद पे है या राज्यपाल उसके पद पे है, उस समय उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही ना तो शुरू की जा सकती है, और अगर पहले से चल रही है उसके राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने से पहले से, तो वो भी कंटिन्यू नहीं की जा सकती, ऐसा। लेकिन सिविल कार्यवाही का यह है कि अगर कोई सिविल केस चल रहा है तो वो शुरू तो नहीं किया जा सकता, अगर वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पे है तो उस पर कोई सिविल केस शुरू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ अगर पहले से कोई चल रहा है तो वो कंटिन्यू करता है, जबकि आपराधिक केस जो है वो ना तो शुरू होता है ना कंटिन्यू करता है। ये अंतर है इसमें। इसको अपन जब प्रेसिडेंट और वो पढ़ेंगे गवर्नर्स तब और डीप में देखेंगे, पर मैंने यहाँ पे हल्का सा आपको बता दिया। तो ये कुछ उन्मुक्तियां मिली हुई है इन लोगों को, है ना। कार्य संबंधी कोई निर्णय लेते हैं तो उसके लिए भी इनको कुछ इम्यूनिटीज मिली हुई है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि भाई इनको क्यों नहीं समानता लागू हो रही, क्योंकि भाई ये राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, राज्य के राज्यपाल है, बड़े संवैधानिक पद है, तो इनको कुछ इस तरह के प्रिविलेज देना जरूरी है। कैसा लगेगा राष्ट्रपति को कोई ले जा रहा है गिरफ्तार करके, ऐसा। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि साख की और उसकी बात होती है, ऐसा। हालांकि पद से हटाने के लिए महाभियोग और इसकी जैसी प्रक्रियाएं हैं राष्ट्रपति की। और कुछ इसके एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन इसका 361A में है, ये बाद में जोड़ा गया था। तो पहला एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया, अनुच्छेद का नंबर भी याद रखना है और उसमें क्या बात लिखी हुई है, किसको समानता के अधिकार के मामले में थोड़ा सा एक्सेप्शनली बाहर रखा गया है और क्यों रखा गया है। दूसरा है प्रेस और मीडिया, इनको भी एक उन्मुक्ति दी गई है, एक क्या बोलते हैं, एक तरीके से समानता के आधार पे इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। इम्यूनिटी का मतलब ये है कि थोड़ा सा इनको एक अलग से प्रिविलेज दिया गया है। वो प्रिविलेज क्या है,
आर्टिकल 361A में यानी 361 का में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, मतलब अगर कोई प्रेस का व्यक्ति है, पत्रकार है ना, कोई भी व्यक्ति है जो प्रेस या मीडिया से जुड़ा हुआ है, अब वो मीडिया प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है, टेलीविजन, रेडियो, अखबार, मैगजीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति मान लीजिए कि संसद के कोई भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन, विधानसभा या विधान परिषद, उसमें कोई कार्यवाही हो रही है और उसका एकदम सही रिपोर्टिंग करता है बिना किसी गलत इंटेंशन के, मतलब उसका इंटेंशन भी कोई गलत नहीं है और वो सही सही रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उस पर किसी भी इस आधार पे उसके खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता कि भाई इसने कार्यवाही का प्रकाशन क्यों कर दिया, ऐसा। तो ये भी आपको याद रखना। जैसे मान लीजिए कि कोई पत्रकार है, प्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, यदि वो व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, कहीं पर भी संसद के किसी भी सदन या स्टेट लेजिस्लेचर के, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में जो कार्यवाही हुई है रिकॉर्ड में, उसका प्रकाशन करता है, एकदम सही सही उसको दिखाता है, उसका प्रदर्शन करता है सही सही और सही उद्देश्य से करता है, उसका कोई गलत इंटेंशन भी नहीं है, तो इसके आधार पे उसको किसी भी तरह की सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस पर नहीं चलाई जा सकती कि भाई इसने क्यों दिखा दिया, इसके खिलाफ केस कर दो, इसके खिलाफ जो है सिविल या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर दो, FIR कर दो, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये उसको भी, अब देखिए इसमें कैसे एक्सेप्शन है, बाकी व्यक्तियों के खिलाफ बाकी मामलों में केस चल सकते हैं लेकिन इन पे नहीं चल सकता, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन जो रीजनेबली जस्टिफाई किए जा सके वो समानता के अंदर दिए जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समानता का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल समान ही हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सेप्शंस हर चीज के होते हैं और समानता का जो नियम है वो भी इतना सपाट नहीं है, इतना सुपरफिशियल नहीं है, उसकी लेयर्स है, उन लेयर्स को हमको ध्यान रखना होता है। तो ये एक आपको याद रखना है। ये जो है, क्योंकि देखो इसमें ए लिखा हुआ है 361A या 361 क, जहां पर भी ऐसे क ख लिखे रहते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ये जो है ये बाद में जोड़ा गया है, ये जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था, ये मूल संविधान में नहीं था। इमरजेंसी, इसके पहले इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी में मीडिया वगैरह के राइट्स को काफी मजल किया गया था, सप्रेस किया गया था कि भाई मीडिया में अगर जो जितने भी लोग जो है सरकार की नीतियों की आलोचना या इस तरह के कुछ काम करते थे तो उनको काफी टॉर्चर और उस तरह से किया जाता था। तो भविष्य में ऐसा ना हो सके, मीडिया और प्रेस को स्वतंत्रता मिल सके, उनके द्वारा अगर संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही प्रकाशित होती है तो इसके लिए उन पर कोई दबाव न डाला जा सके, उन्हें परेशान या दंडित न किया जा सके, इसलिए इसको जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये आप इस तरह से थोड़ा सा लिंक से याद रखेंगे कोई भी कहानी से, तो आपको अच्छे से वो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या एक्सेप्शन है इसके आर्टिकल 14 के। एक एक्सेप्शन जो है वो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, ये दो में सेम ही बात है। आर्टिकल 105 में जो मिला हुआ है वो पार्लियामेंट को मिला हुआ है और जो 194 में है वो स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल को मिला हुआ है, ठीक है। इसमें सीधा सा मतलब ये है, 105 में जो बात कही गई है वही 194 में कही गई है। 105 में बात संसद के सदस्यों के लिए यानी सांसदों के लिए कही गई है और जो 194 में है वो विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर्स के लिए कही गई है। उनको भी कुछ इम्यूनिटीज मिली हुई है। वो इम्यूनिटीज क्या है कि मान लीजिए कि कोई सांसद है या विधायक है या विधानसभा का सदस्य है, वो अगर मान लीजिए कि संसद में या विधानसभा में या विधान परिषद में, मतलब सदन के अंदर कोई भी बात बोलता है, कोई भी मतदान करता है, मतलब वोट डालता है ना, या फिर कोई भी अपना वक्तव्य देता है, इसके लिए उसको किसी भी न्यायपालिका में समन नहीं किया जा सकेगा, वो किसी भी कोर्ट के प्रति लायबल नहीं है इसके लिए, है ना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए सांसद है या विधायक है या विधान परिषद का सदस्य कुछ भी है, अगर मान लीजिए उसने सदन में कुछ भी बोला या किसी को भी वोट दिया, तो इसके आधार पर कि इसने ये क्यों बोला या इसने ये बात क्यों कही या इसने इस व्यक्ति को या इस चीज के पक्ष में या विपक्ष में क्यों वोट डाला, इसके आधार पर उसके खिलाफ कोई कार्यवाही किसी भी न्यायालय में नहीं चलाई जा सकती। तो ये भी एक उसको उन्मुक्ति दी गई है। भाई ये भी क्यों दी गई है, ताकि सांसद और विधायक या विधान परिषद जो भी मतलब ये लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं संसद या विधानमंडल के, वो लोग निर्भय होकर, निडर होकर के अपने क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधित्व करें और जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो है वो अपने कार्य, मतलब अपना वक्तव्य दे, अपना वोटिंग डाले या ना डाले, जो भी है वो किसी दबाव में ना आए, बल्कि अपने जन आकांक्षाओं के हिसाब से अपने काम कर सके। तो ये उनको उन्मुक्ति दी गई है इस आधार पे।
ठीक है ना। एक और उन्मुक्ति है, वो ये है कि अनुच्छेद 13 क ख ग, सॉरी अनुच्छेद 31 क ख और ग, इसके अधीन अगर कोई भी विधि पारित होती है तो उसको अनुच्छेद 14 का अपवाद माना जाता है। इसको अभी हम आगे जब 31 पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। अभी मैं आपको केवल ये बता देता हूं कि ये हमारे संविधान में एक पार्ट डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, है ना। इसमें कुछ आदर्श दिए गए हैं कि राज्य को ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए वो। इसके तहत जो है लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के जो लॉज बनाए जाते हैं, भूमि सुधारों को लेकर के, तो अगर उसको कोई चैलेंज करता है इस अनुच्छेद इसके आधार पे, तो वो जो है एक तरीके से समानता के अधिकार के तहत उसको क्लेम नहीं कर सकता, ये है, तो उसको एक्सेप्शन माना जाता है। इसको अभी अपन आगे पढ़ना ही है, तो मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा डील नहीं कर रहा हूँ, ये इसको अपन आगे देखेंगे। इसमें यह है कि अगर कोई आर्टिकल 31A-B-C के तहत अगर कोई कानून बनता है तो उसको आर्टिकल 14 के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दरअसल लार्जर गुड में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, लोक कल्याण के लिए बनाए जा रहे हैं, भूमि सुधार इत्यादि के मामले में, तो वो भी एक एक्सेप्शन है। उसके अलावा कुछ विदेश के लोग जो हमारे देशों में रहते हैं, जैसे कहीं के राजनयिक हैं, एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, यूएन की एजेंसीज के लोग हैं, तो उनको भी हमारे देश में हमको कुछ विशेषाधिकार, प्रिविलेज या इम्यूनिटीज देनी पड़ती है, तो उसको भी आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स हमारे यहाँ रहते हैं, डिप्लोमेट्स, है ना, हाई कमिश्नर्स, डिप्लोमेट्स, कॉन्सुलेट, जो भी ये विदेश सेवा के लोग होते हैं वो, है ना, यूएन के लोग भी रहते हैं, यूनाइटेड नेशंस के, उनकी एजेंसीज भी यहाँ काम करती हैं। तो इन सभी लोगों को समानता का जो ये नियम है, जो बेसिक आदर्श है, उससे इम्यूनिटी हासिल है, ये भी आपको याद रखना है ना, क्योंकि ये लोग जो है विदेशी प्रतिनिधि है भारत में, तो इन पर भी उस तरह से समानता का कानून लागू नहीं होता जैसे बाकियों पे होता है। तो ये कुछ अपवाद हैं जो आपको याद रखने हैं, इतने अपवाद समानता के कानून के हैं। तो अब इसको सम अप कर लेते हैं। पहले हमने आर्टिकल 14 में जो समानता का मूल आदर्श है उस पर चर्चा की कि वो इतना सतही नहीं है, बल्कि उसको दो चीजों के अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तभी उसकी एक्चुअल उपलब्धि लोगों तक हो पाएगी, किसी एक से नहीं होगी, दोनों को मिला के हमको देखना पड़ेगा तभी हम, क्योंकि हमको समानता एंड रिजल्ट के रूप में चाहिए, कानून में समानता नहीं चाहिए, उसके उपलब्धि में समानता चाहिए उस अधिकार की, तो दोनों के अंतर्गत पढ़ेंगे। हमने पूरा उसको समझा। उसके अलावा हमने ये देखा कि समानता का कानून वैसे तो लागू सभी पर होता है, हर व्यक्ति विधि के मतलब हर व्यक्ति जो है कानून की नज़र में बराबर है, सभी लोगों को इक्वलिटी बिफोर लॉ है सभी लोगों के लिए, लेकिन हाँ कुछ ऐसे विशेष पद या विशेष परिस्थितियां हो सकती है जिनमें कुछ विशिष्ट लोगों को या खास लोगों को समानता के इस बेसिक कानून से हमको बाहर रखना पड़ता है, और वो हमने देखा किसको किसको बाहर रखा गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये जरूरी है। तो अगर मान लो कभी ऐसा कुछ आवश्यकता होती है, अगर किसी व्यक्ति के पद के हिसाब से या उसके आचरण के हिसाब से या वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से अगर ऐसा लगता है कि नहीं इसको समानता के कानून के अपवाद के रूप में देखा जाना चाहिए, तो देखा जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, संसद सदस्य है, या कोई प्रेस मीडिया वाले लोग हैं, तो इन लोगों को किस किस आधार पर बाहर रखा गया है ये हमने पूरा देख लिया। तो ये अपवादों के अंदर गिने जाते हैं, ठीक है। यहां पर आकर के हमारा आर्टिकल 14 जो है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। इतना आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 14 के मामले में। प्रोफेसर डाइसी का नाम, रूल ऑफ लॉ का नाम, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या है, इक्वलिटी ऑफ लॉ क्या है, कहां से लिया गया है ना, पूरा हमको पता हो, किसको किसको उन्मुक्ति मिली हुई है, और ये चीजें हमको याद होना चाहिए। अब इसी कानून ये व्यक्तियों को हासिल है, नकारात्मक सकारात्मक जो चीजें हमने देखी। अब ये जो है 15 से लेकर के 18 तक, अब जो बाकी के 4 आर्टिकल हमारे हैं, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 18, अब ये जो मूल आदर्श हमने पढ़ा समानता का, जो बेसिक आइडिया है, ये इसको इंप्लीमेंट करता है, क्रियान्वित करता है अलग अलग क्षेत्रों में, सरकारी नौकरियों के मामले में, आपकी एजुकेशन के मामले में, छुआछूत के मामले में, तो अलग अलग मामलों में इसी जो आर्टिकल हमने 14 देखा, इसको ये अलग अलग फील्ड्स में प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, व्यावहारिक धरातल पर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अभी तो हमने क्या करा, केवल हमने एक सिद्धांत की बात की, अभी तो हमने केवल उसका एक विचार पढ़ा, लेकिन विचार को इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। विचार तो केवल हाँ ठीक है, मूलभूत चीज है वो, लेकिन उसको जमीन पर, धरातल पर उसको क्रियान्वित करना, वो बाकी के आर्टिकल करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उसको वास्तविक धरातल पर इंप्लीमेंट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। तो एक एक करके अब इनको हम देखते हैं।
आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 जो है वो बहुत ही महत्व के है, बहुत ही महत्व का है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये जो है कुछ ग्राउंड्स की बात करता है, कुछ आधारों की बात करता है कि इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, है ना। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें आर्टिकल 15 में कौन सा ग्राउंड है और कौन सा ग्राउंड नहीं है, ये क्वेश्चन आया भी है, बाकायदा ये प्रश्न पूछा गया है। ये चार लिख दिए या इसमें से कोई 3 लिख दिए, एक कोई दूसरा लिख दिया कि भाई अनुच्छेद 15 में निम्न में से कौन से आधार दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, इस तरीके से। तो ये जो है धर्म के आधार पर, मूल वंश यानी रेस जिसको बोलते हैं, रेस के आधार पे, जाति यानी कास्ट के आधार पे, लिंग यानी जेंडर या सेक्स के बेसिस पे, और जन्म स्थान यानी प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पे व्यक्तियों के बीच में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस बात को इंश्योर करता है। आपका धर्म कुछ भी हो, आपकी जाति कुछ भी हो, आपका लिंग कुछ भी हो, आपका रेस कुछ भी हो, रेस मतलब जो हमारे बॉडीली फीचर्स होते हैं उसको रेस बोलते हैं, है ना, रेस कुछ भी हो, है ना, या आप कहीं भी पैदा हुए हो, आपका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, इस आधार पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इस बात को ये इंश्योर करने की बात करता है। तो ये 5 जो आधार है हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो अधिकार है, जैसे 14 में व्यक्ति की बात की गई है, इसमें नागरिक की बात की गई है, तो ये अधिकार हर व्यक्ति को हासिल नहीं है, ये भारत के सिटीजन जो इंडियन नेशनल्स हैं, हमारे जो इंडियन सिटीजन है, उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त है, सभी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं। तो ये 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और ये सभी अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को। अब ये जो अनुच्छेद है इसमें 5 भाग है, जैसे 13 में हमने देखा था ना 4 भाग है, 14 में कोई भाग नहीं, 14 एक ही है, एक लाइन का है बस 14 जो है एक ही पंक्ति है, लेकिन इसमें 5 खंड है, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5), इस तरीके से हम इसको अलग अलग उसके अंदर देखेंगे। अब इसमें जो है हम एक एक करके इसको देखना शुरू करते हैं, उसके बाद इसमें और जो है चीजें जुड़ी हैं उसको हम और बाद में देखेंगे, जो बाद में और चीजें इसमें ऐड होती है। अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है? 15(1) ये कहता है कि राज्य जो स्टेट है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 आधारों में से या इनमें से किसी के आधार पर नागरिकों में कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो स्टेट है, स्टेट की परिभाषा हमने देखी थी, जो स्टेट है मतलब कि विधानसभा है, संसद है, राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, जो इस लोकल अथॉरिटीज है, अदर अथॉरिटीज है, जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनसे जुड़ी हुई चीजें, संस्थाएं या निकाय हैं, वो लोग इन ग्राउंड्स पे किसी भी नागरिकों के साथ या नागरिकों में भेदभाव नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात। मतलब आप ये नहीं कर सकता राज्य की धर्म के आधार पे भेदभाव करे या जाति के आधार पे या जेंडर के आधार पे भेदभाव करे, ये सामान्यतः नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो है प्रतिषेध केवल राज्य के लिए है, प्राइवेट व्यक्तियों के लिए नहीं। इसका मतलब है कि अगर प्राइवेट व्यक्ति इसके आधार पे कोई विभेद करना चाहे तो कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में अगर कोई करना चाहे तो लोग करते ही हैं। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए ए पर्सन है, इसको शादी करनी है, अभी जब शादी के लिए कंसिडर करेगा किसी को, तो अपने धर्म के आधार पे शादी कर रहा है कि भाई अगर मैं मान लो एक फलाने धर्म का हूं तो फलाने ही धर्म के व्यक्ति से शादी करूंगा, मैं दूसरे धर्म वाले को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, तो आपको ये थोड़ी बोल सकता है कि ये समानता के आधार का उल्लंघन कर दिया। प्राइवेट व्यक्तियों के लिए प्रतिषेध इस मामले में लागू नहीं है। राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य अगर कोई नौकरी निकाल रहा है तो उसमें ये नहीं कर सकता कि इसमें एक ही धर्म या एक ही जाति का या फलाना जाति या फलाने धर्म का व्यक्ति इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये राज्य के लिए है, प्राइवेट व्यक्तियों के लिए नहीं है। प्राइवेट व्यक्ति पर ये लागू नहीं होता, 15(1) लागू नहीं होता। अभी मैं 15(1) की बात कर रहा हूँ, पूरे 15 की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। अभी हम केवल 15(1) की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो 15(2) है वो प्राइवेट व्यक्तियों पे भी प्रतिबंध डालता है। 15(1) प्राइवेट व्यक्तियों पे प्रतिबंध नहीं डालता, केवल राज्य पे प्रतिबंध डालता है। 15(2) में फिर प्राइवेट व्यक्तियों पे भी प्रतिबंध लगेगा, इसलिए हम केवल 15(1) की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन आधारों पर राज्य विभेद नहीं करेगा। ठीक है, और ये राज्य पर लागू है, प्राइवेट व्यक्तियों पे नहीं। अब यहाँ पर देखिए 2 शब्द बहुत महत्व के हैं, खास तौर पे ये जो केवल शब्द है, यहाँ पर केवल, राज्य केवल, ये जो ओनली शब्द है,
इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। ओनली हमारे संविधान में अगर किसी शब्द को लेकर के, उसके अर्थ को लेकर के, उसकी व्याख्या को लेकर के अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको फिर बताता है कि उसका मतलब क्या है, इंटरप्रीट करता है, उसको व्याख्या करता है। कानून के मामले में भी, संविधान के मामले में भी अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि इसका मतलब पता नहीं क्या है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसका अर्थ बताता है कि उसका अर्थ क्या है। ऐसा ये जो केवल शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये बताया गया है कि ये जो 5 आधार यहाँ दिए हैं इनके अतिरिक्त किसी आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है ना। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये 5 के अलावा अगर कोई आधार है तो उसके आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। जैसे मान लो निवास स्थान, इसमें निवास स्थान नहीं लिखा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इसका मतलब यह है कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है ना। इसमें नेशनैलिटी नहीं लिखी है तो नेशनैलिटी के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो इन 5 के आधार पे नहीं कर सकता, उसके अलावा किसी के आधार पे कर सकता है। ठीक है। दूसरा यह है कि इन 5 में इंडिविजुअल के बेस पे नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई तीसरी परिस्थिति है उसके आधार पे भी कर सकता है। तो ये ऐसी स्थिति है इसमें बनती है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती थी, आजकल तो पुरुष भी मैटरनिटी लीव लेते हैं, लेकिन पहले ही प्रावधान था कि भाई महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, जो महिला कर्मचारी है मैटरनिटी लीव उनको मिलेगी। अब कोई मान लो ये कहे, कोई पुरुष उठ के ये कहे कि भाई ये तो लिंग के आधार पे भेदभाव हो गया कि महिला को ही मैटरनिटी लीव क्यों मिल रही है, पुरुष को क्यों नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर ये भेदभाव लिंग के आधार पे नहीं किया गया है, यहाँ पर ये भेदभाव जो है वो उसकी विशेष जो जैविक स्थिति है, बायोलॉजिकल कंडीशन है, उसके आधार पे किया गया है। तो इन 5 के आधार पे के अलावा कोई आधार है तो उस पर विभेद हो सकता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 15 जो है ये बात करता है कि राज्य के द्वारा इन 5 आधारों पर नागरिकों में, सिटीजन्स में कोई विभेद नहीं किया जाएगा, इनके अलावा किसी ग्राउंड पे किया जा सकता है। जैसे प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पे किया जा सकता है, नेशनैलिटी के आधार पे किया जा सकता है, ऐसा। ठीक है। हालांकि इसमें भी युक्तियुक्त विभाजन हो सकता है। मैंने जैसे बताया ना कि रीजनेबल तो हो सकता है, अनरीजनेबल नहीं हो सकता। अब जैसे सेना में जब भर्तियां निकलती हैं तो जो कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिसमें पुरुष ही अप्लाई कर पाते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो अब इसके आधार पे आप ये नहीं बोल सकते कि लिंग के आधार पे भेदभाव हो गया। वो लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं है, वो तो बेसिकली जैविक संरचना के आधार पे भेदभाव है ना। तो इस तरीके से रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो हो सकता है, जस्टिफिएबल होना चाहिए कि आप उसको जस्टिफाई कर सको रीजनल ग्राउंड पे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रैंडम कर दिया कुछ भी आर्बिट्री। पर अभी आपको इतनी चीजें यहां पर याद रखना है। अब अपन आते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज नंबर 2 जो है आर्टिकल 15(2) पे। अब आर्टिकल 15(2) में भी यही 5 आधार बताए गए हैं, है ना। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, यही 5 आधार इस पे भी बताए गए हैं। लेकिन इसमें एक खास संदर्भ बात की गई है। खास संदर्भ में क्या लिखता है ये, पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। अनुच्छेद 15(2) ये कहता है कि किसी भी नागरिक को, देश के अंदर कोई भी नागरिक है, उसको केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर, पहली चीज, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम के स्थानों इत्यादि के उपयोग के संबंध में किसी भी तरह से निर्योग्य या प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये इतना मैंने यहाँ पे आपको वर्बेटिम पढ़ के बताया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर भारत में कोई भी व्यक्ति है, कोई नागरिक है भारत का, व्यक्ति नहीं नागरिक, कोई भी नागरिक है भारत का, ठीक है, उसको इस आधार पर, इन 5 आधारों पर किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से आप नहीं रोक सकते। कि कोई मान लो रेस्टोरेंट है, कोई शॉप है ना, पब्लिक रेस्टोरेंट है, कोई शॉप है, कोई मान लो कि जिसको हम कहते हैं होटलें हैं, पार्क है, कुआं बना हुआ, सरकारी कुआं है, प्याऊ लगा है, पार्क बना है, थिएटर है, मूवी थिएटर है ना, तालाब है, ये जो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक है, जिसका हर कोई उपयोग करता है, जो सार्वजनिक समागम के उपयोग में है, या फिर मान लो कि जो सरकार के द्वारा किसी भी तरह से पोषित है, सरकार उसको फंड दे रही है पूरे तरीके से या पार्शियली, फुली या पार्शियली फंड दे रही है, या वो सार्वजनिक जगह है, तो वहां किसी भी नागरिक को जाने से या उसका प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता इन आधारों पर।
ये बात है 15(2) में कही गई। ये उसको लागू कर रहा है समानता के अधिकार को। देखिए क्या कर रहा है, समानता के अधिकार को लागू कर रहा है। ये दरअसल क्या था कि पहले भारत में स्वतंत्रता से पहले इस तरह की चीजें, ये जो भेदभाव है ये चलते थे गांव इत्यादि में और कई जगहों पर, गांव में ही नहीं हर जगह, कि भाई कोई कुआं है तो कुएं पे ये था कि भाई इस पर्टिकुलर कुएं पे इस पर्टिकुलर जाति के लोग पानी नहीं भर सकते, इस पर्टिकुलर मंदिर में या इस पर्टिकुलर जगह पे ये लोग नहीं आ सकते, है ना, इस सड़क का ये प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये जो भेदभाव जाति आधारित, धर्म आधारित भेदभाव था, जाति पर भी था, धर्म पर भी था, ये जो चीजें थी ये प्राचीन भारत में या स्वतंत्रता के पहले भी चलती थी। और इसको बंद करने के लिए, सभी लोगों को बराबरी के अधिकार देने के लिए ये प्रावधान डाला गया कि कोई पब्लिक प्लेस है तो सब उसका यूज कर सकते हैं, अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन, अक्रॉस रेस, अक्रॉस जेंडर, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई है तो बोलेंगे कि यहाँ महिला नहीं जा सकती इस मंदिर में या पुरुष नहीं जा सकते, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जनरली जो है किसी भी इसको रोका नहीं जा सकता। कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, हर कोई व्यक्ति, पार्क है, कोई कुआं है, तालाब है, अगर मान लो वो पब्लिक यूज के लिए है तो उसमें सब लोग जा सकते हैं, है ना। या फिर वो फंडेड है राज्य से, फुली या होली, तो उसके प्रयोग से किसी को रोका नहीं जा सकता। ये बात इसमें कही गई, ठीक है। अब इसमें एक और बात आपको याद रखना है कि ये जो अधिकार है 15(2), इसमें राज्य, ये अधिकार राज्य को प्लस प्राइवेट व्यक्तियों को, दोनों को प्रतिबंधित करता है। राज्य तो खैर किसी को रोक नहीं सकता कि आप इस आधार पे यहां मत जाओ वहां मत जाओ, प्राइवेट व्यक्ति भी अगर ऐसा करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये प्राइवेट व्यक्तियों को पर भी प्रतिबंध लगाता है। जैसे मान लीजिए कि गांव में कोई कुआं है, पब्लिक कुआं है, मतलब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक कुआं है, गांव में होते हैं। गांव में आप जैसे ही घुसेंगे तो या तो गांव के बीचों बीच या गांव की जो सीमा होती है उस पर एक पब्लिक कुआं ज्यादातर गांवों में होता है, जिसमें चारों तरफ जो है वो घिर्रियां बंधी रहती है, सब लोग उसके पानी को यूज कर सकते हैं। अब राज्य तो वहां जाने से किसी को रोकेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए उसी जगह कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी को घुसने से रोके कि तुम यहाँ पानी नहीं भर सकते या इस कुएं का यूज नहीं कर सकते, तो वो भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो पब्लिक जगह है। हाँ, आपके घर का कुआं है तो आप मना कर सकते हो, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर कोई पब्लिक जगह है तो वहां पर प्राइवेट व्यक्ति भी इन 5 आधारों पर किसी नागरिक को नहीं रोक सकते उसका प्रयोग करने से। तो ये जो 15(2) है ये राज्य पर भी प्रतिबंध लगाता है और साथ ही साथ प्राइवेट व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि यहां पर देखिए राज्य शब्द नहीं लिखा है कहीं पर भी। ये कहा है कि किसी भी नागरिक को इन 5 आधारों पर इन तमाम चीजों के प्रयोग से या इन पर जाने आने से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों पर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये जो है आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए जो 15(2) है, 15(2) है, इसमें भी यही 5 आधार है, इसमें भी वही ओनली शब्द है, तो ये तो कॉमन चीज इसमें भी आती है, ठीक है। तो ये दोनों को ये अधिकार हासिल है। अब जो है 15(1) और 15(2), इनको दोनों को अगर हम मिला करके पढ़ें, एक बार फिर से इसको मिला करके पढ़ें, 14 हमने समझ लिया, 15 में हमने देखा कि 14 को ही विशिष्ट फील्ड में लागू किया जा रहा है। 15(1) में क्या कहा गया है, 15(1) में कहा गया है कि राज्य जो है 5 आधारों पर, राज्य जो है वो इन 5 आधारों पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, वो हमने देखा। और दूसरा ये कहा गया है कि इन्हीं 5 आधारों पर न तो राज्य न ही कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी भी नागरिक को इन तमाम चीजों के प्रयोग से या यहाँ जाने आने से वंचित करेंगे। तो ये 15(2) हो गया। तो 15(1) और 15(2) और 14 ये दोनों हमारे हो गए। अब हम 15(3) देखेंगे इसके बाद, आर्टिकल 15(3). तो अब जो 15(3), 15(4), 15(5 इसके बाद के जो है वो अब हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है 15(3), 15(4), तो उसमें अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि ब्राह्मी एकेडमी जो है आपके लिए MPPSC 2025 का एक फुली डेडिकेटेड प्रोग्राम चला रहा है। हम लोगों का ये जो प्रोग्राम है इसके तहत हमारा टारगेट है कि 15 जनवरी तक, 15 जनवरी तक आपका MPPSC प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करवा दें, और उसके बाद जो है आप लोग को MCQs की प्रैक्टिस भी लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे करवाई जाएगी। उसके लिए भी हमारी टीम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत शानदार MCQs आपके लिए डिज़ाइन कर रही हैं। पुराने पेपर्स को आधार बना करके उस पर रिसर्च करके आपके लिए MCQs डिज़ाइन किए जा रहे हैं।
तो हमारी पूरी टीम जो है लगी हुई है, आप लोग भी हमारे साथ इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ और सीरियसनेस के साथ डिसिप्लिन तरीके से जुड़े रहिए। पूरा सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग सारे पक्षों को, सारे जितने डायमेंशन है टॉपिक के, उसको लेते हुए चल रहे हैं। इसके बाहर क्वेश्चन आने की गुंजाइश नहीं है, ना के बराबर है। इसलिए अगर आप इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ से बहुत फायदा होगा। तो जुड़े रहिए इसी तरह से, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ताकि जब भी आप जो है आपको कोई भी वीडियो है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए, आप उसको डाउनलोड मतलब ओपन करके देख सकें। ठीक है ना। तो आज की क्लास अब हम यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में अब हम 15 का बचा हुआ खंड और फिर 16 जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।